हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल चाक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। और जिसमें हमारा जो चैप्टर है पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन उस चैप्टर से पहले हम शुरुआत करेंगे वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो हमारे आगे आने वाले ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में या और भी बहुत से टॉपिक में वेक्टर का काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे पहले हम वेक्टर का रिवीजन करेंगे। हालांकि वेक्टर क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, पर उसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे जिससे कि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेक्टर से। हेडिंग डालेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स, देखिए सबको ही पता है कि स्केलर का क्या मतलब होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर में हमारी जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो स्केलर का अगर हम एग्जांपल लेंगे, देखिए मान लीजिए हमसे कहा है 5 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब 5 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, तो अभी हमें बस खाली मैग्नीट्यूड पता है, क्या डिस्टेंस। लेकिन हमसे कहा जाए 5 किलोमीटर साउथ या 5 किलोमीटर नॉर्थ जाइए, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता है। तो इसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पहले छोटे छोटे इसके एग्जांपल सीख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्केलर से। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब आप लोगों को स्केलर मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन दिखवाने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और अगर इनके एग्जांपल लिखें तो स्केलर का एग्जांपल है हमारा, कह सकते हैं मास। स्केलर का एग्जांपल है हमारा मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और वेक्टर का अगर एग्जांपल लेंगे तो वेक्टर के एग्जांपल हो जाएंगे हमारा वेट। वेट के साथ साथ इधर डिस्टेंस था, इधर ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अब बारी आती है, यहाँ तक तो हम जानते हैं सॉरी, यहाँ तक तो हम जानते हैं। अब बारी आती है इसको रिप्रेजेंट करने की। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहले जो उसको जो नॉर्मल वे है तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखिए ये जो साइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड। ठीक, इसको बोलेंगे टेल। ठीक, अब देखिए हेड, ये जो एरो है या ये जो पार्ट है जिसको हेड बोला गया है, इट शोज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है हमारे जो भी क्वांटिटी है या जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और वेक्टर की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। तो इसको लिख लेंगे मैग्नीट्यूड। कैसे शो करती है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के लिए दो वेक्टर ले लें, ये मान लीजिए एक ही वेक्टर है। ठीक,
हमसे पूछा जाए कि ए और बी में से कौन सा बड़ा है, सीधी सी बात है, हम देख के बता देंगे बी बड़ा है, क्यों, इसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक, अब इसके बाद इसी में ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में हम जोड़ देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसी में और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बस यही है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। ठीक, और यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक उम्मीद है सबको बहुत छोटी चीज़ें हैं तो समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से रफ करते हैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लेंगे हम जैसे कि एक ग्राफ पेपर होता है, ठीक वैसे ही हम मान लेंगे कि ये भी ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये ग्राफ पेपर है और उसमें हमें डायरेक्शन शो करनी है। हमने मान लिया हमें इस डायरेक्शन में 5 यूनिट्स बताने हैं, तो हम क्या करेंगे 5 यूनिट्स के लिए एक तो ये है, यहाँ से जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, बस इस तरह से। हम मान लिया इधर हमें 7 चाहिए, 7 यूनिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया हमारा ये, इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और जब बात सिंबॉलिक की आए, अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वही मैंने आपको बताया था, हमारी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका एग्जांपल ये हो गया पी वेक्टर, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और फिर ऐसे ही करके आगे पहुँचते हैं ईडीसी। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। अब जब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक वेक्टर की छोटी सी डेफिनेशन और लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम फिर इस जो भी वेक्टर, जो भी तरह तरह के जो भी हमारे वेक्टर्स बनते हैं, हम उन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सॉरी, हम बात करेंगे उससे पहले वेक्टर की डेफिनेशन। वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेंगे जिससे कि हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो वेक्टर क्या होता है, एनी क्वांटिटी which contains both magnitude and direction is called a vector। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ देंगे,
और एक पॉइंट और इसमें लिख देंगे कि जो हमारा जो वेक्टर होता है, जब आप देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है उसी से उसका मैग्नीट्यूड शो होता है, तो लिख देंगे दी लेंथ ऑफ दी वेक्टर shows its magnitude। ठीक, जो उसकी जो लेंथ होगी वेक्टर की, उससे मैग्नीट्यूड हमें दिखता है, मैग्नीट्यूड हमें पता चलता है। और जो उसका एरो हेड होता है, जो मतलब जो उसका जो हेड होता है एंड इट्स हेड, वो हमें डायरेक्शन बताता है। एंड इट्स हेड शोज इट्स डायरेक्शन। और जो इसका जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। ये वेक्टर के एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब इसके बाद जो है, जब ये तो यहाँ तक हमने जान लिया वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ वेक्टर्स जब आपस में मिलेंगे, या अगर हम अब कंडीशंस लेंगे वेक्टर की, ठीक है, तो अब वेक्टर्स आपस में मिलेंगे, एक दूसरे पे जब इंक्लाइन करेंगे, कुछ एंगल बनाएंगे, तब उससे और नए नए वेक्टर्स निकल के आएंगे जिनको कुछ नाम दिए गए हैं। तो अब मैं एक एक करके वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। तो ये नोट कर लिया होगा सभी ने, इसको रखा था। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम जब मान लीजिए दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने मान लिया इस पे एक और वेक्टर इंक्लाइन है, इस पे ये हमने मान लिया यहाँ 0 डिग्री है, इसके ही ऊपर एक और वेक्टर इंक्लाइन है, तो इनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। देखिए, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। अब अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, उन अनइक्वल वेक्टर्स की कंडीशन ये होती है, या तो उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, अगर हम ये एक मैग्नीट्यूड एक वेक्टर ये है, एक और वेक्टर बना दें, इससे इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब अनइक्वल वेक्टर की कंडीशन होती एक और होती है, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो। अगर सेम मैग्नीट्यूड का भी है, डायरेक्शन डिफरेंट बना दी, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, और जब दो वेक्टर्स इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए मैग्नीट्यूड सेम होने की कोई भी कंडीशन नहीं है। इसी तरह से इक्वल हो गया हमारा, इक्वल अनइक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। अब हमने इसके बाद, अभी मैं आपको बस खाली ओरली समझा रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके सबकी डेफिनेशन लिख दूंगा। फिर अगर हम बात करें निगेटिव अवे वेक्टर की, तो निगेटिव अवे वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमने इसको, ये वेक्टर था हमारा ए, ठीक है। अब हमने बिल्कुल इसी सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिया, बट जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम ये मान लेंगे इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर है, वेक्टर, ठीक है। तो सॉरी, ये बार बार साइन गड़बड़ होता है। तो हाँ, ये हमारा हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब इसी तरह से कोई इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका सेम पॉइंट होता है, सेम पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है, ये कोई इनिशियल वेक्टर्स है, हमने मान लिए ये भी चार वेक्टर्स हैं, इनका एक ही पॉइंट है, ए वेक्टर हो गया है, ये बी वेक्टर, ये सी, ये डी, बस। इसी तरह से हम जो है लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आखिर वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, तो लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
तो इसको लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं ये मैं बताता हूँ। दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which have same magnitude, same magnitude as well as direction, as well as direction। ठीक, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे मैं बता देता हूँ। अगर इक्वल वेक्टर्स आपको डायग्राम बनाना है तो ये लिख दीजिए, ठीक है। विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बस ये भी हो गया वेक्टर, ये भी हो गया वेक्टर। चाहे आप वेक्टर को यहाँ नाम दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं, लेकिन बस ये वेक्टर है मैंने शो कर दिया है। तो इसका एग्जांपल क्या है ये। अब इसके बाद इक्वल वेक्टर्स के बाद क्या लेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक, तो क्या लिखेंगे, बस इसका जस्ट अपोजिट तो कह सकते हैं दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which have, which have क्यों लिख रहे हैं, which do not have, इनके पास नहीं है, क्या नहीं है, which do not have same magnitude, same magnitude और डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे अनइक्वल वेक्टर्स कैसे होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल अगर लेंगे तो ये अभी मैंने बताया था, ये वेक्टर ए है। अब क्या कह रहा है, सेम मैग्नीट्यूड, ना तो विच डू नॉट हैव यानी कि ना तो उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा और या फिर डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ये है एक वेक्टर हमने ले लिया बी, क्या है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये ए वेक्टर ले लिया, अपोजिट में ले लिया एक और वेक्टर बी, बस इसमें डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक, सॉरी, तो ये हमारा सेम हो जाएगा। ओ सॉरी, ये हमारा जो है दो वेक्टर्स कंप्लीट हो गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे लिखाता हूँ। इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इक्वल वेक्टर्स हो गया, अनइक्वल वेक्टर्स हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा पैरेलल वेक्टर्स, तो लिखेंगे पैरेलल वेक्टर्स, तो इसमें लिखेंगे दोज वेक्टर्स which have same direction and are parallel to each other। वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, और देखिए डायरेक्शन सेम है तो सीधी सी बात है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर ए है, ठीक, अगर ये वेक्टर बी है, डायरेक्शन सेम है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होने की कोई भी जरूरत नहीं है, विच हैव ओनली विच हैव सेम डायरेक्शन एंड ना पैरेलल टू ईच अदर, जिनकी डायरेक्शन सेम हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, वही कहलाएंगे हमारे पैरेलल वेक्टर्स। अब बारी है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। अब हम शुरू करते हैं, अब हम लिखेंगे आगे
एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में लिखेंगे दोज वेक्टर्स which are parallel but have एंटी पैरेलल कब होंगे? जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, बट है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर विच आर पैरेलल बट है अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इसके बाद जो है हम अपना लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए, इसको जरा करते हैं। अब हमारी बारी है निगेटिव ऑफ वेक्टर की। निगेटिव ऑफ वेक्टर बोल दीजिए या निगेटिव, हाँ निगेटिव ऑफ वेक्टर ही कहेंगे, क्योंकि निगेटिव वेक्टर का मीन्स थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव। अगर किसी वेक्टर का निगेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर कहिए या निगेटिव, यहाँ पर अभी मैं निगेटिव वेक्टर और निगेटिव ऑफ वेक्टर दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, दोज वेक्टर which have exactly those vector which have exactly the same magnitude। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। दोज वेक्टर विच हैव एग्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। इसको रफ कर देंगे, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल है, देखिए ये मैंने कहा ए वेक्टर है। ठीक है, अब निगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे लेंगे? बिल्कुल यही सेम मैग्नीट्यूड का हमने मान लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड ठीक सेम है, लेकिन ये क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब एक और है इसमें, एक नहीं, ये दो तीन और है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर आप लाइन से ही समझ जाएंगे। देखिए निगेटिव वेक्टर क्या है? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये तो किसी वेक्टर का निगेटिव लेना बता दिया आपने, निगेटिव लिख दिया। निगेटिव वेक्टर बस वही, बस वेक्टर के आगे माइनस साइन है, वही निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, और कुछ नहीं है ना। कोलिनियर, कोलिनियर से आप ये समझ, हाँ कोलिनियर, अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर में आप देखेंगे, आप यही समझ जाएंगे कोलिनियर यानी कि रिलेटेड टू सिमिलर। ठीक है, अगर कोलिनियर की बात हो रही है तो हम इसी से वर्ड से ही हमें समझ लेना चाहिए। तो हम इसको लिख देंगे, कोलिनियर वेक्टर में कोई भी शर्त नहीं होती, बस उसमें क्या होता है? दोज वेक्टर्स विच लाई अलॉन्ग द सेम लाइन। फिर वो चाहे पैरेलल हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए हम क्या लिख देंगे?
एग्जांपल ये जो वेक्टर है ये भी कोलिनियर है, हमारे पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर वो भी कोलिनियर है, हमारे इक्वल वेक्टर है वो भी कोलिनियर है। तो इसके एग्जांपल के लिए आप कोई भी बना लीजिए, ये ए वेक्टर ले लीजिए, ये बी वेक्टर ले लीजिए, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, या इसी लाइन के अकॉर्डिंग इतने एग्जांपल वैसे बहुत है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। ठीक, सॉरी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट वेक्टर। यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा, को रख कर देते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर नाम से ही समझ जाएंगे, यूनिट मतलब वन। ठीक है, यूनिट कह सकते हैं, यूनिटी से आया, यूनिटी मीन्स भी वन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर को दो तरह से बताऊंगा, एक तो नॉर्मली जो है यूनिट वेक्टर, और एक बताऊंगा मैं उसको कार्टेशियन है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जब हम लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होती है, यूनिट यानी कि यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से शो करते हैं, इसका जो सिंबल है कैप लगा के। ठीक है, तो इसको ऐसे मान सकते हैं यूनिट यानी कि जैसे कि ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल के हिसाब से माने, हमने मान लिया ये 6 यूनिट का है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, हमने मान लिया ये 6 यूनिट का वेक्टर है। ठीक है, अब इसको छोटा करते 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 बस इतना रह गया, कितना रह गया 1 यूनिट का, बस इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसको और मैग्नीट्यूड 1 होता है, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है, तो यूनिट वेक्टर को इससे कैप से शो करते हैं, ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा वेक्टर यही होता है। तो इसको शुरू कर, हाँ तो इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर को एनी वेक्टर, नहीं वेक्टर बी वेक्टर, लिखेंगे द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, द वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड 1। अब इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको क्या लिखते हैं, देखिए अगर हम कोई भी नंबर देखें, ठीक, कोई भी नंबर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है, तो यूनिट से हम ऐसे समझेंगे 2 ये हमारे पास लिखा है, पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसके साथ 1 हमेशा मल्टीपल में, कोई भी नंबर से 3 है, अभी इस कोई भी आप नंबर लिख देंगे उसके साथ ये हमेशा मल्टीपल में है। ठीक, तो ठीक इसी तरह इसका भी हिसाब होता है। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, देखिए हमारा जो भी यूनिट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये है और ये है, अब आप समझ पाएंगे, जैसे कि ये हमारा होता है फुल वेक्टर, फुल वेक्टर, पहले नीचे वाला रफ कर देता हूँ। ये हमारा होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस मीन्स, मॉडुलस अभी आपको बताऊंगा, मॉडुलस कह सकते हैं उसकी रिजल्टेंट, उसके जो रिजल्टेंट निकालते हैं, छोटा सा मैं किनारे से बता देता हूँ, अभी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कुल मिला के अभी समझ लीजिए मैग्नीट्यूड होता है, ये जो है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, और ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर।
इसको अगर हम मैथ्स के हिसाब से समझें, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि 3 = 3 × 1। यूनिटी यानी कि जो यूनिट होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में, ठीक है। यूनिट मीन्स जो 1 है, देखिए ठीक उसी तरह की हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन होता है इसके पास, तो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ये ठीक इसी तरह से होता है। अब यूनिट वेक्टर को, हाँ, तो यहाँ से हमारा जो यूनिट वेक्टर निकल के आता है उसको इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ए ले लिया है, ठीक, तो इसको अगर लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक। इस तरह से हमारा यूनिट वेक्टर आता है। सॉरी, तो हमने इस तरह से अपना यूनिट वेक्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है, देखिए अभी तक तो हम डायरेक्शन में चलते जा रहे थे, ठीक है। अब अभी तक तो हमने कोई भी डायरेक्शन ले ली, उस डायरेक्शन में चले गए, हाँ हमने कह दिया वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब वो हमसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक, बोर्ड इस तरह से देखिए। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में मैं चला, ये मान लिया एक्स डायरेक्शन है, ये मान लिया वाई डायरेक्शन है। जब हम कार्टेशियन प्लेन लेंगे तो कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से होता है, उसमें 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और जेड, एंड ऑल द 3 डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों जो डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे के ठीक 90 डिग्री पे होती हैं। तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसको कुछ इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया जेड। अब क्या है हमारा, एक्स है, वाई है, जेड है। अब वो ये कह रहा है, आप ये बताइए एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला। जब वो हमसे कुछ इस तरह से सवाल करेगा तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। तो इसको रफ करते हैं पहले तो, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक। अब हमारा जो है कार्टेशियन प्लेन में उसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए क्या है कि जो भी हमारा, हाँ हमने इस तरह से लिया था, यह है हमारा एक्स, यह है हमारा वाई, यह है हमारा जेड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये फर्श का एक कोना है, इस कोने से मैंने इस कैमरे तक की जो भी डिस्टेंस है वो मैंने पूछी। तो क्या करेंगे, पहले हम एक्स में पूछेंगे, पहले हम एक्स में देखेंगे कितनी है, फिर हम वाई में देखेंगे कितनी है, फिर जेड में देखेंगे कितनी है। तो इस तरह से अब हमने मान लिया हम एक्स में चले डिस्टेंस 4, वाई में चले डिस्टेंस 5 और जेड में चले डिस्टेंस 6। अच्छा ठीक है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि हमें, आप ये बताइए आपने एक्स में कितनी, एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, वाई में कितनी कवर करी है, जेड में कितनी कवर करी है। तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम बताएंगे, जब हम यूनिट वेक्टर की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब बताएंगे तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, तो इसमें हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एक अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में होंगे, जब एक्स डायरेक्शन होगी तब जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे आई कैप। जब हम वाई डायरेक्शन में होंगे उसको हम कहेंगे जे कैप, और जब हम जेड डायरेक्शन में होंगे उसको कहेंगे के कैप, ठीक। अब देखिए, अब हमसे फॉर एग्जांपल हमसे ये कह रहा है कि आप
हमने मान लिया आर वेक्टर कोई वेक्टर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक्स में कितनी डायरेक्शन है, एक्स में क्या बोलते हैं वाई, वो एक्स में क्या होती है आई। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से लिख लीजिए, रुक जाइए, उसको बाद में लिखते हैं, इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक। इसको इस तरह शो करेंगे। अब क्या है, सबकी वैल्यू रख देंगे, एक्स में कितनी कवर करी है उसने, फोर, तो फोर आई कैप, वाई में कितनी कवर करी है, फाइव जे कैप, जेड में कितनी कवर करी है, सिक्स, तो ये ऐसा नहीं है हमेशा प्लस ही रहता है, यहाँ पे माइनस भी होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, पर जब वैसी जो भी कंडीशन आएगी तब उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन करें या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इतना आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी में ही जब ये डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस जेड होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये माइनस का जेड होता, यानी कि जेड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, ये ऐसा करते हैं, देखिए ये जेड है, अब इसको ले लिया हमने माइनस जेड, ठीक। यहाँ पे कितना हो गया, तो ठीक यहीं पे इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये जो सिक्स प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। ये हमें शो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हम अपना जो वैल्यूज वगैरह सब अपनी ध्यान से चेक करके देख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपना नल वेक्टर, नल वेक्टर बोले या जीरो वेक्टर बोले। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जीरो होने के बाद अब आप ये सोच रहे हैं, देखिए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, जब उसका नाम ही जीरो वेक्टर है, सोचिए जब वो जीरो है, उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, तो एक सोचने वाली बात है कि उसको आखिर वेक्टर क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर है, इसको लिख लेंगे एक बार, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। देखिए इस तरह का वेक्टर तब हमें मिलता है जब हम सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, जब उनको आपस में ऐड कर दें या उसको अदर लैंग्वेज के अंदर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तब इस तरह का वेक्टर हमें मिलता है। तो लिख देंगे व्हेन वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, when vectors of same magnitude but opposite direction are added। देखिए एडेड लिख दीजिए, हमारी डेफिनेशन है व्हेन वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के हैं, उनको ऐड कर दिया। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं व्हेन वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और उसको सब्ट्रैक्टेड क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए जैसे कि अगर मैं लिख दूँ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, ठीक। तो देखिए लेकिन इसका जो रियल मीन्स है वो ये है, तब जाकर के ये जीरो हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि देखिए जीरो हो गया है ये, ठीक। तो अभी भी ये वेक्टर क्यों है, देखिए ये क्वांटिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, क्या, मैग्नीट्यूड ही तो कैंसिल हो गया है, डायरेक्शन तो उसमें अभी भी है, तो इसीलिए इसको जीरो वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। तो रीज़न तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं नल वेक्टर, या फिर मैं लिख देता हूँ सिंस मैग्नीट्यूड्स आर, सिंस इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, सिंस मैग्नीट्यूड्स
कैंसिल्ड। देखिए मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो गए, लेकिन डायरेक्शन अभी भी है, बट डायरेक्शन, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अभी भी प्रेजेंट है, बट डायरेक्शन इज स्टिल प्रेजेंट। तो इसीलिए इसको नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर देंगे, जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कहा है, तो इस तरह से हमारा हो गया है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब इसके बाद एक वेक्टर और है, इसके बाद एक वेक्टर और है जिसको हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जब वेक्टर के सभी पॉइंट, जब सभी वेक्टर्स का एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल यानी कि अब नाम से जो है उसको मैच करने की कोशिश करें, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक, तो व्हेन वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, then these are called co-initial vectors. Then these are called cold initial vectors. Sorry, co-initial vectors, not cold initial. इसका एग्जांपल लिख लेंगे, देख लेंगे, मेरा मतलब है ये हमारे कोई चार वेक्टर्स हो गए, ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो हमने मान लिया ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी ले लिया है, ये सी ले लिया है, और ये हमें मान लिया है। तो फिर इस तरह से ये हमारे कोवेक्टर्स, ओ सॉरी, कोइनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब सॉरी, अब जो है हमारा सबसे लास्ट और सबसे छोटा, मतलब आज आज की क्लास का सबसे छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, तो उसको यहीं या फिर इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसको रख करते हैं फिर ऐसे करके। तो अब लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर से किया जाए, फॉर एग्जांपल पहले टॉपिक का नाम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट से मेरा मतलब है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। बस इसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर है, इसमें बस हर तरह से बस यही बताने की कोशिश की गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा आई कैप है, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 आई कैप, हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इससे क्या हो गया, क्वांटिटी ये वेक्टर थी पहले ही, अब ये भी वेक्टर है, इसमें क्या हो गया, बस मैग्नीट्यूड आ गया कि ये जो है
10 पॉइंट्स इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, 10 आई कैप। और अगर मान लीजिए हमारा जो भी फोर्स है, तो फोर्स में हमारा, मान लीजिए फोर्स हमारा सिर्फ हमने मान लिया एफ, एफ दिया कितना भी है, कि हमने मान लिया एफ वेक्टर था फोर्स। ठीक है, तो अगर फोर्स में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एफ वेक्टर हो जाएगा। तो क्या कोई भी चेंजमेंट हो जाएगा उसकी वेक्टर क्वांटिटी में? तो हमें बस इतना यही बताना है कि अगर when we multiply a scalar by a vector, then there will be no change and it will remain a वेक्टर क्वांटिटी। या फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा, बट द क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तो लिख देंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, the quantity will be वेक्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं, आज की जो क्लास है वहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मेरी तरफ से सॉरी, आज थोड़ा खांसी वगैरह और भी कुछ चीज़ें थोड़ा डिस्टरबेंस रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा आगे से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी बस ये कुछ एक दो क्लासेस और होंगी आपकी वेक्टर की, जैसे ही वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा आपकी क्लासेस बिल्कुल सही तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स सही से शुरू हो जाएगा। तो और जो भी साउंड वाली प्रॉब्लम